आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि अकबर की आया और मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिला माहम लंगा का पतन कैसे हुआ। माहम अंगा मुगल सम्राट हुमायूं के दूध शरीक भाई, एक ही महिला का स्तनपान करने वाले नदीम खान की बीवी थीं और इस रिश्ते से उनकी भाभी थीं। शेर शाह सूरी से पराजय के बाद हुमायूं और उनकी बीवी हमीदा बानो बेगम राजनीतिक समर्थन के लिए फारस यानी ईरान गए तो नदीम खान उनके साथ थे। अपने दो बेटों कौली खान और अधम खान के साथ उनकी बीवी के जिम्मे मुगल साम्राज्य के दुधमुहे वारिस अकबर की देखभाल भी थी। हालांकि माहम अंगा ने अकबर को अपना दूध नहीं पिलाया, मगर वह उनको दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने वाली 10 महिलाओं की प्रमुख थीं। उनमें जीजी अंगा भी शामिल थीं, जिनके पति शमसुद्दीन मोहम्मद खान उर्फ अतगा खान, दूध शरीक भाई के बाप, ने एक बार हुमायूं की जान बचाई थी। अकबरनामा में उल्लेख है कि कैसे पाकी निश्चलता के गुंबद में बैठने वाली जीजी अंगा, पाकदामनी का नकाब बांधने वाली माहम अंगा और दूसरी औरतों के विरोध के कारण दुखी थीं और हुमायूं से यह कहने पर दिल छोटा किए हुए थीं कि वह जादू करती हैं कि शहजादे उनके सिवा किसी के दूध की तरफ ध्यान नहीं देते। कुछ आगे चलकर अबुल फजल अकबर की जबानी एक घटना लिखते हैं। 1 साल 3 महीने की उम्र के अकबर तब कंधार में थे। एक दिन माहम अंगा इस सौभाग्य के नए पौधे यानी अकबर की सेवा में लगी थीं। हुमायूं के भाई मिर्जा अस्करी से निवेदन किया गया कि बड़े बुजुर्गों की रस्म है कि जब बेटे के पांव पांव चलने का समय आता है तब पिता या पिता के बड़े भाई या वह व्यक्ति जो प्रचलित रूप से उनकी जगह ले सकता है अपनी पगड़ी को उतारकर उस बेटे के चलने के वक्त मारता है। हजरत जहां बानी हुमायूं तो मौजूद नहीं है, आप उनकी जगह बुजुर्ग बाप हैं। उचित है कि यह शगुन जो कि बुरी नजर से बचाने वाला है आप पूरा करें। मिर्जा ने उसी पल अपनी पगड़ी उतारकर मेरी तरफ फेंकी और मैं गिर पड़ा। हुमायूं अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने लौटे तो अकबर 13 साल के थे। दिल्ली वापसी पर शाही महिलाएं तो काबुल में रहीं। माहम अंगा उनके साथ आईं। अगले ही साल हुमायूं की मौत हो गई। माहम अंगा वहीं मौजूद थीं जब 14 साल के अकबर को उनके सेनापति बैरम खान ने शहंशाह का ताज पहनाया और खुद को साम्राज्य का अभिभावक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अकबर उन्हें खान बाबा कहते थे और वह रिश्ते में उनके फूफा भी थे। जब अकबर के कहने पर शाही महिलाएं काबुल से आगरा आईं तो यह अंगा ही थीं जिन्होंने शहर से बाहर उनका स्वागत किया। बैरम खान शहंशाह से माहम अंगा की निकटता से घबराते थे क्योंकि वह आहिस्ता आहिस्ता युवा शासक पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ा रही थीं। लेकिन इससे पहले कि बैरम खान इस बारे में कुछ कर पाते, माहम अंगा ने अकबर को बैरम खान को मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए तैयार कर लिया। जनरल बैरम खान ने 14 साल के अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया। अब आप जानेंगे कि आखिरकार कैसे हुई। बैरम खान की मौत इस तरह तकनीकी तौर पर, हालांकि सरकारी तौर पर नहीं, उन्हें निर्वासित कर दिया गया। बैरम खान लाचार रह गए। सन 1561 में मुबारक खान लोहानी के नेतृत्व में अफगानों के एक गिरोह के हाथों गुजरात से यात्रा के दौरान मारे गए। लोहानी के पिता सन 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुगलों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। दरबार ए अकबरी में मोहम्मद हुसैन आजाद लिखते हैं, खान ए खाना यानी बैरम खान के दुश्मन तो बहुत से थे, मगर माहम बेगम, अधम खान, उनका बेटा शहाब खान, उनका रिश्ते का दामाद और अक्सर रिश्तेदार ऐसे थे जिन्हें अंदर बाहर हर तरह की बात रखने का मौका मिलता था। अकबर उनका और उनके रिश्तेदारों का हक भी बहुत मानते थे। जो उनमें से मौका पाता था बात बात पर उकसाता था कि यह हुजूर को बच्चा समझता है और सम्मान नहीं देता है, बल्कि कहता है कि मैंने तख्त पर बिठाया, जब चाहूं उठा दूं और जिसे चाहूं बिठा दूं। खान ने देखा कि दरबार का रंग बेरंग है तो अर्जी लिखी कि जो घरेलू नौकर चाकर इस जगह की सेवा साफ दिल से करते हैं गुलाम। बैरम खान के दिल में उनके लिए कोई बुरा विचार नहीं आदि। वह आगे लिखते हैं, यहां बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। लिखने का असर कुछ न हुआ। शहाबुद्दीन अहमद खान बाहर वास्तविक अभिभावक हो गए। माहम अंदर बैठी हुक्म जारी करने लगी।
और यह बात उड़ा दी कि खान ए खाना हुजूर यानी अकबर के गजब के शिकार हो गए हैं। मंत्री और दरबार के कर्मचारी जो आगरा में खान ए खाना के पास थे, उठ कर दिल्ली को दौड़े। अपने हाथ के रखे हुए नौकर अलग हो होकर चल पड़े। यहां जो आता माहम और शहाबुद्दीन अहमद खान उसका पद बढ़ाते, जागीरें और सेवाएं दिलवाते। महामंगा के पुत्र अधम खान अकबर का स्वागत करते हुए बैरम खान के सामने विकल्प रखे गयबुल फजल अकबरनामा में कई पन्नों का एक फरमान लिखते हैं। एक बार शाही लश्कर और बैरम खान में लड़ाई भी हुई, मगर सब इतिहासकार एकमत होकर लिखते हैं कि बैरम खान की नीयत में कोई खोट न थी। जब बादशाही खेमे का ऊपरी हिस्सा नजर आया तो घोड़े से उतर पड़ा, खुद बख्तर से तलवार खोलकर गले में डाली, पटके से अपने हाथ बांधे, पगड़ी सिर से उतारकर गले में लपेटी। खेमे के पास पहुंचे तो खबर सुनकर अकबर भी उठ खड़े हुए। खान ए खाना ने दौड़कर सिर पैर पर रख दिया और रोने लगे। बादशाह भी उनकी गोदी में खेलकर पल्ले थे। आंसू निकल पड़े। उठाकर गले से लगाया और दाहिनी तरफ पास में बिठाया, खुद हाथ खोले, पगड़ी सिर पर रखी। एक पल के बाद अकबर ने कहा कि खान बाबा, अब 3 ही स्थितियां हैं। पहली यह कि हुकूमत करने का दिल चाहता है तो चंदेरी व कालपी के जिले ले लो, वहां जाओ और बादशाही करो। दूसरा विकल्प यह है कि साथ रहना पसंद है तो मेरे पास रहो, जो इज्जत तुम्हारी थी उसमें अंतर नहीं आएगा। और तीसरा विकल्प यह है कि हज का इरादा हो तो बिस्मिल्लाह, रवानगी का सामान मुहैया करा दिया जाएगा। चंदेरी तुम्हारी हो चुकी, जहां कहोगे वहां गुमाश्ते आमदनी पहुंचा दिया करेंगे। खान ए खाना ने निवेदन किया कि अब उम्र का अंतिम पड़ाव हुआ और कोई इच्छा बाकी नहीं। तमन्ना है तो यही है कि अल्लाह के घर पर जा पड़ूं और हुजूर अकबर की उम्र व दौलत की दुआ किया करूं। इस तरह हज की बात तय पाई गई। बादशाह ने खास कपड़े और बढ़िया घोड़े प्रदान किए। हाजी मोहम्मद खान सीस्तानी 3000 अमीर क्षेत्रीय शासक उनका पुराना दोस्त था। बादशाह ने फौज देकर रास्ते में हिफाजत के लिए उन्हें साथ कर दिया। सलीम शाह के महलों में एक कश्मीरन बीवी थी, उससे सलीम शाह की एक बेटी थी। वह खान ए खाना के लश्कर के साथ हज को चली थी। वह खान ए खाना के बेटे मिर्जा अब्दुर रहीम को बहुत चाहती थी और वह लड़का भी उससे बहुत खुला मिला हुआ था। और खान ए खाना अपने पुत्र यानी मिर्जा अब्दुर रहीम से लड़की की शादी करना चाहता था। इस बात से अफगान बहुत खैर खाए थे। एक दिन मगरिब यानी शाम के समय नाव से नमाज के लिए उतरे। मुबारक खान लोहानी 30 से 40 अफगानों को लेकर सामने आए। बताया कि मुलाकात के लिए आए हैं। बैरम खान ने नरमी और साफ दिल से पास बुला लिया। उस नामुबारक ने हाथ मिलाने के बहाने पास आकर पीठ पर एक ऐसा खंजर मारा कि सीने के पार निकल गया। एक और जालिम ने सिर पर ऐसी तलवार मारी कि काम तमाम हो गया। लोगों ने नामुबारक से पूछा कि क्या वजह थी जो यह गजब किया। उसने कहा कि मछीवाड़ा की लड़ाई में हमारा बाप मारा गया था, हमने उसका बदला लिया। अकबर ने अधम खान को 10 फीट की ऊंचाई से फेंकने का आदेश दिया। उनके बचने पर अकबर ने फिर आदेश दिया कि अब अधम को छत से फेंका जाए। इस बार अधम खान नहीं बचा। आखिरकार कैसे मुगल सल्तनत की नायब बनी महामंगा बैरम खान के कत्ल का मतलब यह था कि माहम अंगा मुगल दरबार में अद्वितीय प्रभाव इस्तेमाल कर सकती थीं। बहुत से रईसों ने माहम अंगा से वफादारी का वादा किया और बदले में ढेर सारे इनाम पाए। वह प्रतिभाशाली और योग्य थीं। शाही घराना और हरम उनके हाथ में था, इसीलिए जल्द ही अकबर के दरबारी मामले को उन्होंने संभाल लिया। वह किशोर सम्राट की राजनीतिक सलाहकार और मुगल साम्राज्य की संभव हद तक दूसरी सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व बन गईं। महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के सामने कभी नहीं टेके घुटने, महिलाओं के लिए मस्जिद और मदरसा बनवाया। महामंगा ने सन 1561 में खैरुल मनाजिल के नाम से सिर्फ महिलाओं के लिए एक इमारत बनवाई, जिसमें मस्जिद और मदरसा थे। ऐतिहासिक इमारतों पर लिखने वाले वरुण घोष का मानना है कि हुमायूं के दीन पनाह किले अब पुराने किले के ठीक सामने और शेरशाह सूर्य के लाल दरवाजे के तुरंत बाद बनी हुई यह इमारत महामंगा के संकल्पों को दर्शाती है। मुख्य द्वार पर फारसी भाषा में इस अर्थ के शब्द अंकित हैं,
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के काल में आदरणीय माहम बेग अंगा ने निर्माण कराया और नेक आदमी शहाबुद्दीन अहमद खान अंगा के दामाद ने इस नेक काम में मदद की। घोष लिखते हैं, ऊपरी मंजिल पर मदरसे के कमरे और आंगन पर्दे के पीछे हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि मदरसा सिर्फ लड़कियों के लिए और मस्जिद सिर्फ औरतों के लिए थी। आंगन के बीच में हौज कभी पानी से भरा रहता और वजू के लिए इस्तेमाल होता होगा। मीनार नहीं है। दीवारों पर मध्य एशिया की तर्ज की नकबकाशी और नीली टाइलें होंगी। कैलीग्राफी के निशान भी हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास 16वीं सदी में बने इस मकबरे में माहम अंगा और अधम खान को दफनाया गया था। इस इमारत को भूल भुलैया नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार माहम अंगा का पतन कैसे हुआ? माहम अंगा का पतन उनके अपने किसे नहीं, बल्कि उनके बेटे के द्वारा हुआ। जहां एक तरफ माहम अंगा अपने समर्थन में वृद्धि कर रही थीं, उधर अधम खान उनकी मेहनत का फल खा रहे थे। उनकी सम्राट अकबर तक सीधी पहुंच थी और जिंदगी बेफिक्र थी। माहम अंगा की बदौलत अधम खान मुगल फौज के जनरल बने। साल 1561 में मुगल फौज ने सारंगपुर की लड़ाई में मालवा फतह किया, मगर अधम खान ने जंग में जीती ज्यादातर दौलत और चीजें अपने पास रख लीं। अकबर ने माहम अंगा के कहने पर आदम खान को सजा तो न दी, मगर उस इलाके की कमान पीर मोहम्मद खान को सौंप दी। नवंबर 1561 में अकबर ने अपने प्रिय जनरल जीजी अंगा के शौहर अतगा खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस कदम ने माहम अंगा को नाराज कर दिया। तो दोस्तों, अब आप जानेंगे कि आगरा के मुगल और छत्रपति शिवाजी के संबंध की कहानी। अधम खां का प्रकरण। 16 मई 1552 को अधम खान ने अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर उनका कत्ल कर दिया। अधम उसके बाद जनाना अंदर की तरफ भागे, जहां एक किन्नर नेमत ने रोका। इस दौरान अफारात फरी और डरे हुए लोगों की चीख पुकार से अकबर नींद से जग गए थे। वो बाहर निकले और उन्होंने अधम को पकड़ लिया। अधम ने अपने जुर्म के लिए कारण देने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने मुक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद अधम को एक मंजिला इमारत की छत से फेंकने का हुक्म दिया, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। अधम गिरने के बाद भी जिंदा थे। अकबर ने हुक्म दिया कि अधम को एक बार फिर सिर के बल छत से फेंका जाए। इस बार अधम खान बच न पाए। अकबर ने खुद यह खबर माहम अंगा को दी, जिन्होंने कथित तौर पर जवाब दिया, तुमने अच्छा किया। लेकिन अधम खान की मौत ने उन पर बहुत असर डाला और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। माहम अंगा के दूसरे बेटे ककुली खान, जो संभवतः इन गतिविधियों में शामिल नहीं थे, अकबर के दौर में सुकून से जीते रहे। सर सैयद अहमद खान ने भूल भुलैया नामक इस इमारत के अंदर रास्ता भटक जाने का भी जिक्र किया। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।